राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। सामान्यतः गाय की कीमत, गाय का मूल्य उसकी दूध की क्षमता पर लगाया जाता है कि हमारी गाय कितना दूध देती है, और उसके ऊपर ही हम गाय की कीमत का निर्धारण करते हैं। पर यथार्थ में ऐसा नहीं है। गाय का दूध तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन दूध कभी हमने बेचा नहीं। हमारे यहाँ दूध बेचने की परंपरा तो 100 सवा 100 साल पहले शुरू हुई। उससे पहले तो हमारे यहाँ दूध बेचने का, दूध खरीदने का कोई प्रचलन ही नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति के पास, हर परिवार के पास इतनी संख्या में गाय रहती थी कि उनका दूध प्रयोग करने के बावजूद भी रह जाता था। इसलिए व्यक्ति को दूध खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। एक दूसरे को दूध हम उपहार स्वरूप दे देते थे। तो हमारे यहाँ तो दूध की इतनी इतनी उपलब्धता थी, तो दूध कभी हमने बेचा नहीं। दूध के माध्यम से हम दही बनाते हैं, दही से हम मक्खन बनाते हैं। मक्खन बनाने की प्रक्रिया में जो छाछ पैदा होती है, वो भी हमने कभी बेची नहीं। छाछ का तो अभी भी हम निःशुल्क रूप से वितरण करते हैं। आज भी आप किसी गांव देहात में चले जाओगे तो वहाँ भी छाछ का क्रय विक्रय नहीं होता है। हाँ, छाछ निकालने के बाद और मक्खन की प्रक्रिया से जो घी बनता है, उसका क्रय विक्रय अवश्य होता है, और उसी पर हमारा एक व्यवसाय चलता भी था। लेकिन गाय की उपयोगिता उसके दूध की मात्रा पर नहीं है। गाय दूध कितना देती है इसकी हमने कभी चिंता ही नहीं की। हाँ, गाय जो ऐसी चीज़ देती है जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई नहीं देता, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण है। कि गाय मूत्र भी देती है और गाय गोबर का त्याग भी करती है, और गाय का गोबर, मूत्र और गोबर दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। गोबर के बारे में तो एक पुरानी कहावत है कि गाय के गोबर में तो लक्ष्मी का वास रहता है। और आप यदि गाय के इस महत्व को समझ लें तो आपको कोई किसी चीज़ की कभी कमी अनुभव होगी ही नहीं, क्योंकि गाय के गोबर के माध्यम से आप अपना व्यापार खड़ा कर सकते हैं, अपार धन संचय कर सकते हैं। क्योंकि गाय के गोबर के माध्यम से आप हजारों तरह के पदार्थ बना सकते हैं। लेकिन उन पदार्थों के बारे में क्यों जाएं, क्योंकि हजार भी पदार्थ बना के आखिर क्यों इतना बड़ा विस्तृत व्यापार फैलाना चाहते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप गाय के गोबर को कि सिर्फ दो पदार्थ बना लें। गाय के गोबर के दो महत्वपूर्ण खंड रहते हैं, दो भाग रहते हैं। एक गाय का गोबर का ठोस भाग रहता है। ठोस भाग भी गाय के गोबर का करीब करीब 40% के आसपास बनता है। लेकिन गाय के गोबर का एक और भाग है, और वो भाग है उसका तरल भाग। इसको सत्व कहते हैं, इसको सार तत्व कहते हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, यद्यपि उसकी मात्रा बहुत कम रहती है। गाय की ठोस जो भाग है, गोबर का जो ठोस भाग है, उसे तो आप कई अन्य तरह से भी उपयोग में ला सकते हैं। उसके उपले बना सकते हैं। उसके माध्यम से कुछ मित्र आजकल ईंट बनाने लगे हैं, कुछ गमले बना रहे हैं, कुछ खिलौने बना रहे हैं, भांति भांति की चीज़ें उसके माध्यम से बना रहे हैं। लेकिन ये ठोस बाहर है, सार तत्व को प्राप्त करने के बावजूद भी अप्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो गमला बना रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, या दूसरे प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए सार तत्व का कोई महत्व नहीं है। हाँ, जो लोग गाय के गोबर का खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, उनके लिए सार तत्व का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी सार तत्व के अंदर सेलुलोज के अलावा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं, बहुत महत्वपूर्ण रसायन रहते हैं। इसमें कई तरह के उपयोगी पोषक तत्व, खनिज तत्व रहते हैं। साथ ही इसमें एंजाइम्स और बैक्टीरिया से रहते हैं, और बैक्टीरिया और एंजाइम यही बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिनके माध्यम से आप हजारों लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? क्योंकि इनका प्रयोग आप खेत में, खेती बाड़ी में कर सकते हैं, फसलें उगाने में कर सकते हैं, साग सब्जियां उगाने में कर सकते हैं, फल उगाने में कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सार तत्व के जो बैक्टीरिया और वायरस हैं, आपके खेत को स्वर्ण भूमि बना देते हैं। क्योंकि आपने अपने खेतों में सैकड़ों सालों से जो नाना प्रकार के प्रयोग किए हैं, पिछले 50 साल से आप रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, आप 20 सालों से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, उससे आपने अपने खेतों की ज़मीन को, भूमि को मृत बना दिया है, उसकी उर्वरकता समाप्त कर दी है। तो आप इन पर निर्भर हो गए हैं।
आप फसल उगाते हैं तो सबसे पहले खाद की आवश्यकता पड़ती है, फसल उग जाती है फिर खाद की आवश्यकता पड़ती है। फसलों में किसी तरह के कीड़े का संक्रमण ना हो या संक्रमण हो जाए, रोग ग्रसित आपकी फसल हो जाए तो आपको कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो एक तरह से आप उन पर निर्भर हो गए हैं, परातंत्री हो गए हैं। लेकिन यदि आप गाय के गोबर के सार तत्व का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी भूमि की जो उर्वरता है न केवल वापस आती है बल्कि निरंतर उर्वरता बढ़ती चली जाती है। आपने देखा होगा कि पिछले हम कई सालों से कई तरह के खाद प्रयोग कर रहे हैं, तो इन खादों के प्रयोग से आपकी जो खेतों की ज़मीन है हार्ड हो गई है, कठोर हो गई है। उसमें किसी तरह के आपको जीव जंतु दिखाई नहीं देते, यहाँ तक कि मक्खियाँ, यहाँ तक कि चिड़िया, कबूतर, मोर भी उसमें अब बैठते नहीं, क्योंकि उसमें उन्हें एक विष का दुर्गंध आती है, डर जैसा लगता है। तो ऐसे में यदि आप गाय के गोबर के सार तत्व का प्रयोग करते हैं तो उससे आपकी मिट्टी की जो हार्डता है, कठोरता है, उसकी जो पोषकता है वो फिर से प्राकृतिक संरचना में आने लगती है। क्योंकि देखा गया है, ऐसे प्रयोग हैं, ऐसे अनुसंधान हैं, ऐसे निष्कर्ष हैं कि ऐसे गाय के गोबर के सार तत्व से आपकी जो खेतों की मिट्टी है, जो खेतों की मृदा है, पुनः भुरभुरी होने लगती है। उसके पानी को संचित रखने की, पानी को सोके रखने की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी नमी की मात्रा बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता, पानी के सूखने की क्षमता और पोरसता, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी फसल के लिए, आपके पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। इससे आपके पौधे, आपकी फसलें ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को सोख पाती हैं, तो उनका विकास भी अच्छा हो पाता है। दूसरा, आप अपने खेतों में किसी तरह के बीज की बुवाई करते हैं तो बीज की बुवाई के बाद उसकी अंकुरण की दर भी अच्छी होनी चाहिए। आप जितने बीज डालते हैं, यदि पूरे तरह से बीज अंकुरित नहीं होते, विकसित नहीं होते, तो निश्चित रूप से फसल की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। या फिर अंकुरण की प्रक्रिया तो हो, लेकिन हर अंकुरित बीज वृक्ष का, पेड़ का रूप ना ले पाए, पूरी तरह से विकसित ना हो पाए या दुर्बल हो, तो आपकी फसल की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आपकी भूमि का सामान्य होना, प्राकृतिक रूप होना महत्वपूर्ण है। और जो पौधे अंकुरित होते हैं उनका पूरी तरह से विकसित होना, पूरी तरह से प्रफुल्लित होना भी बहुत आवश्यक है। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, क्योंकि आप सैकड़ों सालों से खेती का अनुभव रखते हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बीज अंकुरण की प्रक्रिया के माध्यम जब बाहर निकलते हैं तो उसके बाद उनकी शाखाएं शुरू होती हैं। आपने गन्ने का पौधा देखा होगा, गन्ने की एक कली से शुरू में तो एक वृक्ष निकलता है, एक पेड़ निकलता है, लेकिन फिर उसके बाद आसपास से कई और शाखाएं निकलती हैं। तो एक कली से कम 6-7 गन्ने की तने निकलते हैं, लेकिन इनकी संख्या 6 से 12-18 तक ही पहुंच जाती है। जितनी ज़्यादा संख्या में गन्ना अपनी कुपल से निकलेगा उतनी ही आपको उत्पादकता देगा। जैसे गन्ने के साथ में, वैसे ही दूसरे फसलों के साथ में ही है, यही धान के साथ में है, यही गेहूं के साथ में। गेहूं के साथ में यद्यपि एक गेहूं से एक ही पौधा निकलता है, लेकिन उस पौधे पर गेहूं की बालियां कितनी आती हैं उस पर उसकी उत्पादकता निर्भरती है। यदि ज़्यादा बाली आएंगी, बाली का दाना बड़ा होगा, मजबूत होगा, तो आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आपकी मिट्टी प्राकृतिक तत्वों से भरपूर हो और आपके पौधे को पर्याप्त समर्थन मिले, पूरा साथ मिले, उसकी जड़ों को पर्याप्त पोषक तत्वों की प्राप्ति हो। और ऐसा कब होगा? जब आपकी मिट्टी प्राकृतिक होगी। आपकी मिट्टी तो प्राकृतिक नहीं है, आप रासायनिक खाद से यद्यपि कुछ कोशिश करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन जितना आप खाद प्रयोग करते हैं उसका अधिकांश भाग तो व्यर्थ चला जाता है, किसी तरह का काम नहीं आता। लेकिन इस चीज़ की कमी को, इस चीज़ की दुर्बलता को आप गाय के गोबर के सार तत्व के माध्यम से दूर कर सकते हैं। वैसे सार तत्व की नाम ही प्रयोग करें तो आप पूरा गोबर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम परंपरागत रूप में करते हैं। किसान अपने खेतों फसल के बाद उसको पर्याप्त मात्रा में गाय के गोबर से या पशुओं के गोबर से
उसे भरपूर कर देता है। लेकिन ऐसे में कम से कम आपको टनों के हिसाब से गोबर की आवश्यकता रहती है। गोबर डालने के बाद उसको पानी से सींचने की आवश्यकता होती है, तो क्योंकि गाय आपकी खेत की ज़मीन में अच्छे से मिक्स हो जाए। या फिर गोबर को कंपोस्ट खाद बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीधा सीधा गोबर तो आपकी मिट्टी की उर्वरता को नहीं बढ़ा सकता। क्योंकि गोबर का पहले ही हमने बताया कि आधे से ज़्यादा हिस्सा तो सेलुलोज के रूप में रहता है, उसी फाइबर तत्व के रूप में रहता है, जो मात्रा तो बढ़ा सकता है लेकिन मिट्टी की उर्वरता में सीधे सीधे किसी तरह की भूमिका नहीं निभा सकता, क्योंकि आपके फसलों के पौधे भी उनको सोख नहीं पाते। पौधों को तो वही सार तत्व चाहिए जो उस आपकी मिट्टी में अच्छे से मिश्रित हो सकता है। तो ये सार तत्व में रहता है, ये गोबर के उस तरल भाग में रहता है। उसी तरल भाग में एंजाइम रहते हैं, बैक्टीरियास रहते हैं और दूसरे खनिज तत्व रहते हैं। तो उनकी जो जो उपलब्धता है पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। या फिर आप सीधे सीधे आप व्यापार करना चाहते हैं या सीधे सीधे उस सार तत्व का उपयोग अपनी फसलों में करना चाहते हैं, तो उसको बनाना सीख सकते हैं, उसका प्रयोग सीख सकते हैं। तो निश्चित रूप से गोबर के सार तत्व से आपकी फसल की उत्पादकता है 2 गुना बढ़ सकती है। आपके खेतों की जो प्राकृतिक जो आज की अवस्था है उसमें परिवर्तन भी 3 से 4 महीने के बाद आने लगता है। वैसे ये परिवर्तन तो पहले महीने से शुरू हो जाता है। आप उस परिवर्तन को पहले महीने से स्वीकार करने लगते हैं। तो आप गाय के इस महत्व को समझ सकते हैं कि गाय का महत्व उसके दूध से नहीं है। दूध आवश्यक है, दूध पोषक है, लेकिन उसकी जो जो उपयोगिता है, जो उसका महत्व है, वो उसके मूत्र से है। मूत्र के अपने प्रयोग हैं और गोबर के अपने प्रयोग हैं। गोबर के माध्यम से हम अपने भोजन की जो उपलब्धता है उसको सार्थक बना सकते हैं, फसलों को बढ़ा सकते हैं, साग सब्जियों की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। साग सब्जियों में यदि किसी तरह के रोगों का आक्रमण होता है या उनका आकार विकसित नहीं होता या फसलों की उपलब्धता में, उनकी उत्पादकता में किसी तरह कमी है, तो उसको दूर करने के लिए हमें किसी तरह के रसायन आधारित तत्वों की आवश्यकता नहीं है। उनकी सबकी कमी को आप मात्र गोबर के तरल अंश से दूर कर सकते हैं। ये प्रयोग हो रहे हैं और प्रयोग आप खुद कर सकते हैं। आप मेरे पर या किसी इंस्टीट्यूट पे क्यों ना भरोसा करें। आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है, 4 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, आप क्यारी तो बनाते होंगे, तो आप एक क्यारी बना लीजिए। 2 मीटर 3 मीटर लंबी 1-2 मीटर चौड़ी क्यारी बना लीजिए। इसमें किसी तरह की फसल लगा दीजिए। आप चाहे उसमें पालक लगा दीजिए, गोभी लगा दीजिए, आलू लगा दीजिए, मूली लगा दीजिए, मिर्च लगा दीजिए, बैंगन लगा दीजिए, भिंडी लगा, कोई भी आप इसका प्रयोग करके देखिए। इसका परिणाम तो आपको पहले महीने से मिल जाएगा और 3 महीने में इस फसल की उपलब्धता आपको हो जाएगी। तो उससे आप कंपैरिजन करके देख लीजिए। यदि पहले से आपको उसकी उपलब्धता दुगनी हो, आपके पौधे पहले के मुकाबले दुगने स्वस्थ अवस्था में हो, तो फिर इसको आप अपने फसलों में प्रयोग करके देखिए। इस पर कोई अतिरिक्त खर्च करने की तो आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस सार तत्व को बनाना कैसे है, कैसे प्रयोग करना है, ये जानना आवश्यक है। तो इसके संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप यदि व्यापार भी करना चाहें तो इसके माध्यम से लाखों रुपए महीने कमा भी सकते हैं, क्योंकि गोबर आपके लिए लाखों रुपए की एक पूंजी बन सकता है। तो आप ऐसे किसी भी